आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। योगी आदित्यनाथ, अगर मैं नाम भर कहूं तो आप कहेंगे कि जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी हैं, गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। कुछ लोग इसमें अपनी जानकारी जोड़ सकते हैं कि यूपी में पहली बार 37 साल में किसी की सरकार दोहराई गई है, वह योगी आदित्यनाथ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी तारीफ करते नहीं थकते, जो उनके साथ अपने जुड़ाव लगाव को सार्वजनिक तौर पर दिखाते रहते हैं, वह योगी आदित्यनाथ। कुछ लोग इसमें सवाल भी कर सकते हैं कि एक तबके को दरकिनार कर कट्टर हिंदुत्व के साथ यूपी का जो मुख्यमंत्री सरकार चलाता है, वह योगी आदित्यनाथ, जिनके जुबान तलवार, ललकार, तकरार और प्रतिकार की भाषा बोलती है, वह योगी आदित्यनाथ। उनके करीब जो लोग रहते हैं वे कहेंगे कि एक ईमानदार, कर्मठ, समय का पाबंद और कड़क प्रशासक का नाम है योगी आदित्यनाथ। ऐसे कई चेहरे हो सकते हैं एक ही आदमी के, और जितनी तरह के लोग होंगे उतनी तरह की पहचान बताएंगे उसी एक आदमी की, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब सवाल यह है कि ईश्वर की शपथ लेने वाले गोरखनाथ पीठ के महंत और योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा क्या है। मैंने सोचा तो लगा कि इसको डिकोड करना चाहिए, इसलिए अर्थसत्य में आज आदित्यनाथ योगी के QR कोड को स्कैन करते हैं। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। QR कोड समझते हैं ना आप? किसी दुकान पर जब खरीदारी के लिए आप जाते हैं या कैब से सफर करते हैं तो पेमेंट के लिए एक बार एक कोड दिखाया जाता है। दुकानदार दिखाता है या ड्राइवर बताता है कि आप इससे पेमेंट कर दीजिए। वह जो बारकोड होता है उसमें कुछ साफ नहीं दिखता है, समझ से परे होता है, लेकिन उसके अंदर एक URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर छिपा होता है, असली पता। जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन से उसको स्कैन करते हैं, वह QR कोड डिकोड हो जाता है और आपको उस अकाउंट में रीडायरेक्ट कर देता है जिसमें पेमेंट जानी होती है। यह होता है QR कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड। योगी जी के इतने जो चेहरे हैं, जो लोगों को अपने अपने नजरिए से अलग अलग दिखते हैं, एक QR कोड की तरह ही है। फिर उसका URL क्या है, यानी कि जिस पते पर सब कुछ दिख सकता है, जो असली चेहरा है वह क्या है। आज हम वहीं चलेंगे, योगी आदित्यनाथ के QR कोड को स्कैन करेंगे। योगी भक्ति और संग शक्ति का तू ही रज्जु बना, प्रेमचंद्र महादेव श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार शपथ लेने का यह दृश्य देश में अपनी तरह का पहला था। उनकी लोकप्रियता और संगठन के अंदर उनके कद के बेहिसाब बढ़ने का प्रमाण भी था। उधर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में उल्लास और उत्सव जैसा माहौल था। मिठाइयों ने मुंह मीठा ही नहीं किया, यहां के लोगों की मुराद भी मीठी कर दी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गांव है पंचूर, वहां भी लोग फूले नहीं समा रहे थे, निहाल हुए जा रहे थे। यह योगी आदित्यनाथ का घर है जहां वे 22 साल तक रहे, पढ़े। इन 3 जगहों के बीच योगी आदित्यनाथ की शिनाख्त मौजूद है, जो 30 साल के कालखंड में फैली है। और आज इसी कालखंड से होकर मैं आपको ले चल रहा हूं ताकि योगी आदित्यनाथ के QR कोड को स्कैन किया जा सके। इस 30 साल के कालखंड का एक सिरा योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर से जुड़ा है, लिहाजा कहानी वहीं से शुरू करते हैं। पंचूर गांव में आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग की नौकरी कर रहे थे। 1986 में वन विभाग की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट का धंधा शुरू किया। 3 बसें और एक ट्रक बना लिए
और जीवन ठीक ठाक चल रहा था। आनंद सिंह बिष्ट के 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। उन्हीं में से एक थे अजय सिंह बिष्ट। थोड़ी देर के लिए बात उसी लड़के अजय सिंह बिष्ट के स्कूल कॉलेज के दिनों की करते हैं। तस्वीरें जीवन का कई रूप लिए होती हैं। एक लड़का जो उत्तराखंड के पहाड़ों में अपने दोस्तों के बीच मगन रहता था, सैर सपाटे, हंसी ठहाके, मौज मस्ती और ढाबे नुक्कड़ पर खाने पीने में रमा रहता था, आगे चलकर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैथमेटिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल कर रहा था, वही छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था। यानी कि एक सामान्य नौजवान के जीवन, संघर्ष और सपनों के साथ उसका सब कुछ, उसकी पूरी लय चल रही थी। वह गोरखपुर मठ के महंत अवैधनाथ के संपर्क में आता है और फिर जीवन का सबसे बड़ा फैसला करता है। इसको जानने से पहले महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ के संबंध को जान लेते हैं। महंत अवैधनाथ, बचपन का नाम कृपाल सिंह बिष्ट, जन्म 28 मई 1921। माता पिता के जल्दी गुजर जाने के बाद कृपाल ने घर छोड़ दिया। गांव मोहल्ला भी उसे भूल गया। लेकिन दशकों बाद धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि कृपाल गोरखपुर के मंदिर का महंत अवैधनाथ हो गया है। अब तो मणिराम विधानसभा का विधायक भी है। गांव वाले एक रोज पानी की खराब स्थिति का रोना लेकर अवैधनाथ के पास पहुंचे। महंत ने 40,000 रुपए की मदद की और फिर वहीं से उनका गांव से रिश्ता बन गया। वह कृपाल जो महंत अवैधनाथ हो गए, जिनका गांव उत्तराखंड के ही गढ़वाल में कांदी नाम का था, उसी से कुछ दूर योगी आदित्यनाथ का गांव पंचूर था। दरअसल महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के पिता के फुफेरे भाई थे, बुआ के बेटे। इस नाते अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ के चचा हुए। महंत अवैधनाथ ने 1989 में गोरखपुर से हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ा संसद आने का और जीते भी। मगर 1991 में जो चुनाव हुए उसमें वे बीजेपी के टिकट पर चुने गए। इस दौरान महंत अवैधनाथ देश के तमाम हिस्सों में प्रवचन करते और राम मंदिर आंदोलन के प्रचार के लिए भी जाया करते। उत्तराखंड में भी उनके कार्यक्रम लगा करते थे। इसी दौरान अजय सिंह बिष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे और चाचा के आयोजनों में सक्रिय रहा करते थे। धीरे धीरे भतीजे पर चाचा का स्नेह बढ़ने लगा और उसमें उन्हें अपना उत्तराधिकारी नजर आने लगा। साल 1994 की बात है। योगी आदित्यनाथ यानी कि तब के अजय सिंह बिष्ट ऋषिकेश के ललित मोहन शर्मा पीजी कॉलेज से मैथ्स में एमएससी कर रहे थे। एक दिन अचानक वे पढ़ाई छोड़कर चाचा के पास गोरखपुर चले आए। 15 फरवरी 1994। 22 साल का नौजवान, वह लड़का पंत दीक्षा लेकर सन्यासी योगी आदित्यनाथ हो गया। यह जीवन का सामान्य निर्णय नहीं है। रास्ता, रिश्ता, रिवाज, रंग ढंग लोग बदलते हैं, लेकिन यह सांसारिकता का दूसरा छोर है। प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति का मार्ग है। लाभ, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, प्रेम, परिवार से परे निपट सन्यास का जीवन, यह मानवता की सेवा का जीवन है। परम आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी ने अपने सन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का, राज्य धर्म का, और मैं यदि व्यापक शब्दों में कहूँ तो अपने सनातन धर्म का, ऋषि धर्म का जिस तरह से निर्वहन किया है, वह हम सब के लिए गौरव है। वह 140 करोड़ भारतीयों का गौरव है और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है कि भारत का एक सन्यासी जिसे अपना घर, परिवार, संसार सब कुछ त्याग दिया है, जो अकिंचन होकर के जीता है, जमीन पर सोता है, 2 वस्त्र पहनता है, जिसने अपने देह भाग को भी विसार दिया है, जो देहातीत, गुणातीत, भावातीत है, एक ऐसा सन्यासी। वह सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को, रात को 10 बजे तक किस प्रकार से अपने योग धर्म, अपने जप, तप, ध्यान, उपासना, उन कार्यों से निवृत्त होकर के, और उसके बाद प्रतिदिन 16 से 18 घंटे किस प्रकार से एक अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए एक भयमुक्त,
बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव मुक्त, अन्याय मुक्त, शोषण मुक्त और किसी भी प्रकार का यह जो तुष्टीकरण है उसके पार उठ करके सबके लिए एक समान। सन्यासी तो एकत्वम अनुपश्यत ओम सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, सभी में एक ब्रह्म तत्व को देखता है। ऐसे कुछ और लोग तैयार हो जाएं अपने योग धर्म के साथ, अपने अध्यात्म ऋषि धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ, राष्ट्र धर्म को, राजधर्म को निभाने वाले, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका से भी बड़ी ताकत होगा। संन्यास धर्म का आधार माया और रक्त के संबंधों से मुक्त जीवन है, इसलिए बहुत कठिन है। इस जीवन को अपनाने वाला धर्म के मर्म को ना समझे और धर्म के आधार पर मानव से भेद करे, संभव ही नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ पर धर्म आधारित भेद का जो आरोप लगता है उसकी असलियत भी समझेंगे। लेकिन अभी जो कहानी चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है आपको उसमें रुचि आ रही है। तो सन्यास के फौरन बाद महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि अपने माता पिता को चिट्ठी लिखकर सन्यास के बारे में बता दो। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। योगी चिट्ठी लिखते तो जरूर, लेकिन पोस्ट नहीं कर पाते। वैसे पिता आनंद सिंह और माता सावित्री देवी को इस बारे में पता चल गया था। एक रोज दोनों गोरखपुर मठ पहुंचे, महंत अवैधनाथ से मिले, बेटे को देखा और लौट गए। दोबारा फिर मठ नहीं गए। बेटे से मिला करते थे, लेकिन दिल्ली या इधर उधर कहीं। एक रोज वही बेटा अपने घर पहुंच गया। सन्यास लिए हुए उसे 4 साल हो गए थे। वह गोरखनाथ मंदिर का उत्तराधिकारी घोषित हो चुका था और महंत अवैधनाथ की जगह अब गोरखपुर का सांसद भी बन गया था। सन्यास का जीवन एक बार घर के चौखट पर लाता जरूर है। योगी के साथ महंत अवैधनाथ भी थे और योगी मां से भिक्षा लेने पहुंचे हुए थे। सन्यास का जीवन तब तक पूरा नहीं होता जब तक मां अपने हाथों से भिक्षा नहीं देती। मां के लिए वह सबसे कठिन समय था। वह जोर जोर से रो रही थी और बेटे की फैली चादर में चावल, फल और पैसे डाल रही थी। मां से मुक्त होने के बाद सन्यासी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। योगी उस दिन हो गए। पहले खेलते थे, मारपीट होती थी, उनको मतलब समझाते थे, बहुत अच्छा लगता था। मतलब परिवार में जब वो यहाँ से चले गए बहुत दुख हुआ उस समय। आज योगी आदित्यनाथ को समझने की प्रक्रिया में मैं कई खास और आम लोगों से आपको मिलवाता चलूंगा जो योगी आदित्यनाथ को सबसे अधिक और प्रामाणिक रूप से जानते हैं। अजय सिंह विश्व के योगी आदित्यनाथ बनने के अंदर मैंने झांकने की कोशिश इसलिए की ताकि आप योगी आदित्यनाथ के संस्कार और उनके संकल्पों को जान सकें। योगी आदित्यनाथ को गुरु ने न सिर्फ अपना उत्तराधिकारी घोषित किया बल्कि गोरखपुर की सांसदी भी उनको थमाई। 1998 से 2017 तक गोरखपुर से बतौर सांसद योगी लगातार जीतते रहे। इस दौरान उनकी छवि एक कट्टर और निडर हिंदू नेता की बनती चली गई। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वाहिनी बनाई जिसका प्रभाव गोरखपुर ही नहीं बल्कि मऊ, बलरामपुर, आजमगढ़ जैसे आसपास के तमाम पूर्वांचल के जिलों में रहा। इस संगठन के बूते योगी की सियासी और सामाजिक ताकत लगातार बढ़ती गई। योगी हिंदू अस्मिता और स्वाभिमान के झंडाबरदार हो गए। बात 2007 की। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और गिरफ्तार कर लिए गए। स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ
अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए यह अंतिम चेतावनी हम सबकी होगी। जो कि हिंदू व्यापारी मारा गया, हिंदू व्यापारी लूटा गया, उसके प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ हुई, इसलिए प्रशासन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। यह सत्ता के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है और सत्ता के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को जनता ही दफन कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए आप सब उसको दफन करने के लिए आगे आए और सत्ता के द्वारा प्रायोजित इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आगे आए। योगी आदित्यनाथ ने लोगों के बीच गोरखपुर में यह सब कुछ तब कहा था जब शहर में कर्फ्यू था, और यह पूरा प्रकरण योगी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। दरअसल जनवरी 2007 में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच झड़प हो गई। तब यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी। इस हिंसा में राजकुमार अग्रहरी नाम के एक आदमी को गंभीर चोटें आईं और उसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। माहौल बिगड़ गया, शहर में कर्फ्यू लग गया, लेकिन स्थानीय सांसद अपने समर्थकों को लेकर मौके पर पहुंच गए और वहीं उन्होंने वह भाषण दिया जिसे आपने थोड़ी देर पहले सुना। इन सारी बातों का जिक्र योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिखने वाले शांतनु गुप्ता ने अपनी किताब योगी गाथा में की है। योगी की लोकप्रियता की स्थिति समझिए कि पुलिस को योगी को मठ से गिरफ्तार कर जेल ले जाने में 2 किलोमीटर का फासला है, लेकिन पूरे 8 घंटे लग गए। लोगों से सड़क ऐसे पट गई थी। योगी 11 दिन तक जेल में रहे। रिहा होने के बाद जब वे संसद में मार्च में आए तो अपनी आप बीती सुनाते सुनाते फूट पड़े। सर मुझे बोले डोंट बी टेल इट गो ऑन योगी जी we all respect you. Please, if we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। योगी आदित्यनाथ को यूं बिलखते हुए समूचे देश ने देखा था और एक सहानुभूति उनके साथ एक बड़े तबके की बन गई। जीवन में उपलब्धियां अचानक हासिल नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे छोटी बड़ी घटनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी छवि गढ़ता है, अनवरत प्रयास करता रहता है और वो तमाम घटनाएं मिलकर उसकी एक बड़ी इमेज रचती हैं। ब्रश पर चढ़े रंग की एक लय कैनवास पर इकलौती होती, मगर वैसी कई छोटी बड़ी लय मिलकर एक बेहतरीन पेंटिंग तैयार करती। सफल जीवन के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आज आपको योगी आदित्यनाथ को डिकोड करने के रास्ते पर हूं, इसलिए भटकाव ठीक नहीं है। आपने योगी आदित्यनाथ के 2007 के एक समुदाय विशेष के खिलाफ बयान को सुना और उसके चलते तब के सीएम मुलायम सिंह ने उनको 11 दिन जेल में रखा था, यह भी जाना। मगर यह भी जानिए कि वही मुलायम सिंह जब जून 2019 में बीमार हुए और संयोग से योगी आदित्यनाथ तब सीएम थे तो उन्होंने मुलायम सिंह के घर जाकर के उनको देखा था। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव घर पर ही थे।
यह एक संस्कार है, इसको व्यक्ति का निजी कह लीजिए या राजनीतिक, मगर यह स्वभाव की सच्चाई का आईना तो है। लगे हाथ मुसलमानों को लेकर योगी की नफरत को भी परख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ का सितंबर 2014 में स्वर्गवास हो गया और योगी आदित्यनाथ मंदिर के महंत बन गए। उस मंदिर के परिसर में कई दुकानें हैं, जिनमें से कुछ मुसलमानों की भी हैं। मंदिर के आसपास मुस्लिम बस्ती है और वह योगी के रहते खुद को सुरक्षित महसूस करती है। मिसाल के तौर पर आप अनु और मोहम्मद मुस्तकीम को सुनिए। दोनों पिछले 30-35 साल से गोरखनाथ मंदिर के परिसर में चूड़ी की दुकान चला रहे हैं। हाँ, बड़े बाबा जब थे तभी से लगती है। हम लोग को सर कोई दिक्कत नहीं, न कोई परेशानी, न कोई, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग गरीब आदमी यहीं से खाते जीते हैं, हम लोग को कोई चीज का परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से रहते हैं। ना कोई चीज हमारे लिए तो एकदम छूट है, समाज से बाहर तक। मुलाकात की पहले तो हमसे रोजाना मुलाकात होती थी, अभी जैसे मंत्री बन गए तब से नहीं होते हैं। पहले रोजाना झाड़ू लगवाते थे, यहाँ खड़े रहते थे। 52 एकड़ में फैले गोरखनाथ मंदिर के परिसर में सरोवर, संस्कृत कॉलेज, गौशाला, मार्केट वगैरह सब कुछ है। यहाँ कुछ मुस्लिम दुकानदारों की जूते की दुकानें भी हैं। अतिकुर रहमान और एजाज अहमद ऐसे ही लोगों में हैं और इन्हें भी आपको सुनना चाहिए। 10 साल से हैं, पहले मेले आते थे और मेले से फिर यहाँ पे तो है परमानेंट स्थायी बन गया मामला, तो बैठे हुए जब से। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पे? अरे बहुत अच्छा लगता है साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप। अच्छा, ये जैसे कहा जाता है कि का चेहरा है और इस तरह की बातें, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, अगर ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी यहाँ रहते हैं, 10 साल से हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। सब भाईचारगी यहाँ बनी हुई है हम लोगों की जी, ऐसी कोई बात नहीं। दोबारा सीएम बनने से हम लोग को सबको खुशी है जी, और गोरखपुर का विकास भी हो ही रहा है और आगे भी होगा। नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। महाराज जी हमेशा पहले भी हालचाल सबका पूछते थे और अब कहाँ इतना उनको टाइम है, फुर्सत है कि वो टाइम ही नहीं दे पाएंगे किसी के लिए। ये बयान किसी दबाव या शर्त के कारण नहीं है, बल्कि स्वतंत्र है। असलियत यही है। राजनीति में जनमत या जनबल की खातिर बयान खूब दिए जाते हैं, लेकिन उसका व्यक्ति की सोच और बर्ताव से संबंध हो यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि आदमी जिन परिवेश, संस्कार और दायित्वों से निकला हुआ है उनको परखा जाए। गोरखपुर उसके आसपास के इलाकों में गोरखनाथ मंदिर के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति को कैसे उभारा, निखारा, इसको भी समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ इसके बरक्स एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जो लोगों की समस्याओं के लिए सड़क पर, जो गुंडागर्दी और रंगदारी के खिलाफ पीड़ितों के साथ सड़क पर धरना दे रहे। तो ये चीज क्लिक कर गई। ये लोगों को लगा कि ये एक नए तरह का जैसा राजनीतिक नायक हमको चाहिए वो वैसा। दूसरी एक और चीज, योगी आदित्यनाथ क्योंकि मंदिर से ताल्लुक रखते थे, एक बहुत ही बड़ी पीठ के राजनीतिक और धार्मिक उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी छवि थी, तो उनको एक एडवांटेज था। जब भी वो सड़कों पर उतरते थे या कहीं जाते थे तो उनको किसी साधारण राजनेता से कहीं ज्यादा तरजीह मिलती थी, उनको सुरक्षा मिलती थी और इसमें भी कहीं ना कहीं उनको बड़ा फायदा पहुंचा। उनकी यह भी छवि थी कि वो सही बातों के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठा सकते। लोगों ने उनमें एक ऐसे राजनेता को देखा जो भ्रष्टाचार या उम्मीदवार चयन के मुद्दे पर अपनी पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा कर सकता है, जिता सकता है। या अगर आप याद कीजिए तो एक समय में बाबू राम कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी में उनके आने की बात लगभग तय हो गई, जो मायावती के समय अपने भ्रष्ट छवि के लिए जाने लगे। और योगी आदित्यनाथ अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सांसद थे, जिन्होंने इसके खिलाफ खुलकर अखबारों में बयान दिए कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं आना। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज ये थी कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की। सांसद निधि में भ्रष्टाचार नहीं होगा, न लूंगा न लेने दूंगा। 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बारे में बाकायदा एक पुस्तिका छपवाकर और लोगों में वितरित करना कि हमने ये काम किया,
ये भी एक जो जवाबदेही की बात की, जो जनता चाहती थी कि हमारा लीडर इस तरह का जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो हमारे प्रति, ये सारे प्रयोग उन्होंने किए और ये कहीं न कहीं उनकी निर्मित में या उनकी छवि के बहुत बड़े होते जाने में इसमें बड़ी भूमिका। योगी कल महंत थे, आज सीएम हैं, लेकिन जगते आज भी सुबह 4:30 बजे ही हैं। कल पूजा पाठ के बाद मंदिर में घूमते और गोरक्ष पीठ का काम देखते थे, आज पूजा पाठ के बाद सरकार का काम करते हैं। पहले 10 बजे से जनता दरबार लगता था, अब 9 बजे से दफ्तर संभाल लेते हैं। नाश्ते में कल भी दलिया, मौसमी फल और पपीता पसंद थे, आज भी वही हैं। रात के खाने में पहले भी 4 रोटियां, 1 कटोरी दाल, सब्जी, खीर और दूध था, आज भी वैसा ही है। यह जो सादा, संयम, शुचिता, सदाचार से भरा जीवन होता है, वह व्यक्ति के मानस और व्यवहार को बहुत हद तक अनुशासित करता है। मुस्लिम समाज के साथ योगी जी की माना जाता है कि वो अनाबनी है, वो मुस्लिम समाज के विरुद्ध हैं। जब मैंने रिसर्च देखी तो मुझे काफी इतर पाया। मैंने इतर ऐसे पाया कि जो मठ है, बहुत बड़ा प्रांगण है उसका, एक बड़े क्षेत्रफल में फैला है मठ, उसका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो मुसलमान व्यक्ति है। वो मतलब दिन में 36 बार अंदर बाहर जाता है, उसको पूरी कोई रोक टोक नहीं है और वो वहां पे बिल्कुल सम्मान से और बिल्कुल अच्छे से घूमता है। वहां पे जो बाहर दुकानें हैं उसमें कुछ कई मुसलमान लोगों की दुकानें हैं। जो जनता दरबार लगता है उसमें बहुत सारे मुस्लिम आते हैं, रोज योगी आदित्यनाथ के पास आते हैं और तब से आते हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, जब मायावती मुख्यमंत्री थी, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो वो अपनी समस्याओं का निराकरण करने मुख्यमंत्रियों के पास नहीं जाया करते थे, वो गोरखपुर में बाबा के दरबार में आया करते थे। अनुशासित, संयमित और संकल्प से भरे सन्यासी जीवन की शक्ति यह है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह बिना छुट्टी लिए, बिना नागा 365 दिन 18 घंटे काम करते हैं। नेताओं का थाने पुलिस का कनेक्शन खत्म कर दिया, गुंडों पर कहर बरपा दिया और माफियाओं में आतंक भर दिया। इसी का नतीजा है कि महिलाओं का वोट योगी को भर भर कर मिला। एक आंकड़ा बताता हूं आपको। यूपी चुनाव में बीजेपी को औसत 41.29 यानी 41.29% वोट मिले, लेकिन 46% महिलाओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया, यानी कि पुरुषों से कहीं ज्यादा। आप यूं भी समझिए कि जिन जातियों को बीजेपी विरोधी माना गया, उनके यहां भी महिलाओं ने मर्दों से अलग जाकर कमल का बटन दबाया। 8% मुस्लिम पुरुषों ने वोट किया बीजेपी को, जबकि मुस्लिम महिलाओं की तादाद थी 9%। यादव पुरुष 9% से ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन महिलाओं की यह तादाद 10% थी। इसी तरह 41% जाट मर्दों ने बीजेपी गठबंधन के पक्ष में वोट डाला और यह आंकड़ा महिलाओं के बीच 52% था। यह बताने का आशय बस इतना था कि एक व्यक्ति ने अपने अथक प्रयास से यूपी के लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर एक विश्वास जीता। यह खुद में बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर हर्षवर्धन गोरखपुर के जाने माने डॉक्टर हैं और वह 2 बातें जो कह रहे हैं वह आम आदमी की निजी राय है। सुनिए उनको। एक सांसद योगी आदित्यनाथ जी और एक मुख्यमंत्री योगी जी के बीच के सफर को अगर आप डिकोड करें तो आप देखेंगे कि दृढ़ता तो उनमें पहले भी थी, लेकिन इस बीच में जो उनमें एक भावुकता से भरी हुई उद्विग्नता थी उस पर नियंत्रण हो चुका है और उनका व्यक्तित्व एक सहज व्यक्तित्व बन चुका है। उन्होंने बहुत सारी रूढ़ियों को भी तोड़ा है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि पहले के मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाते थे और समाजवादी विचारधारा के होते हुए भी अखिलेश जी इस रूढ़ी को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन परंपरागत छवि के होते हुए भी योगी जी ने इस रूढ़ी को तोड़ा। बार बार नोएडा गए, दोबारा मुख्यमंत्री बने और नोएडा पर जो कलंक लगा हुआ था उसको उन्होंने दूर कर दिया। 10 मार्च को जिस दिन परिणाम आया था, आप सोचिए मुख्यमंत्री का छत्र, दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, लेकिन पूरे शहर में कहीं भी किसी भी तरह का कोई हल्ला हंगामा नहीं। मैं उस दिन जब गोलघर से गुजर रहा था 6 बजे के आसपास, तो मैंने देखा कि सब कुछ एकदम वैसा ही, सारे ठेले वाले, सारा मार्केट वैसे ही निर्बाध चल रहा था। आप सोचिए अगर परिणाम कुछ दूसरा आया होता तो क्या स्थिति वही रहती? तो हम लोगों जैसे साधारण आदमी के लिए या साधारण नागरिक के लिए
योगी जी सुरक्षा, सुविधा और शुचिता की गारंटी भी हैं। यह एक सच्चाई है और इसी को चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोर शोर से उठाया था। यह सिर्फ योगी के कारण ही था, कानून व्यवस्था की स्थिति। अब जब नई सरकार बनी है, योगी ने अपनी कैबिनेट की बैठक में कहा कि हर मंत्री अपने विभाग के लिए 100 दिन, फिर 6 महीने और 1 साल की कार्य योजना तैयार कर ले। यानी काम क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये बताइए। लगे हाथ नसीहतें दे दी, बल्कि ताकीद कर दी, ये कहिए समय पर आपको दफ्तर आना है और कोई फाइल पेंडिंग में छोड़िए। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आपके काम और आचरण पर लोगों की नजर रहती है, इस बात का ध्यान रखिए। जीवन में सादगी और शुचिता को अपनाइए। आपके सरकारी कामकाज में परिवार के किसी व्यक्ति का कोई दखल नहीं होना चाहिए और आपका स्टाफ क्या कर रहा है इस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। कुछ बाकी है समझने को। और यह जुबानी जमा खर्च वाला कोई सीएम नहीं, योगी हैं। दरअसल योगी को यह ठीक से मालूम है कि उत्तर प्रदेश की तरक्की जितनी तेज होगी, उनकी सरकार की इमेज जितनी साफ रहेगी, अधिकारी जितने लोगों के प्रति जवाबदेह रहेंगे, उनका भविष्य आसमान की बुलंदियां नाप सकता है। प्रतिस्पर्धा पहले कुशासन से सुशासन के लिए था, अब सुशासन को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए, स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो। योगी ईमानदार हैं, उन्हें करप्ट लोग पसंद नहीं, अपना कोई है ही नहीं। इसलिए सत्ता में जो समझौते और जानबूझकर आंख मूंदे रहने वाली स्थिति होती है, वह योगी के साथ नहीं हो सकती। दलालों, बिचौलियों, बेईमानों को फटकारे रखते हैं, लिहाजा उनकी सट्टी पिट्टी गुम रहती है। पिछली सरकार में कुछ मजबूरियों के कारण कुछ लोगों की लगाम ढीली रही, लेकिन इस बार वह कस जाएगी। अब आपको क्या चाहिए? योगी का विरोध बस इसलिए कि आपको वे सांप्रदायिक और विस्फोटक लगते हैं। इसी कारण से आपको वह सरकार भी पसंद है जिसमें चोरों, लुटेरों, बेईमानों, जाहिलों, निकम्मों की मौज रहती है। थोड़ा सोचिएगा। मैं आज योगी आदित्यनाथ के QR कोड को स्कैन इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे उनका गुणगान करना है, यह मेरी फितरत भी नहीं है। लेकिन सही गलत का फैसला करते समय अपने ईमान और कथित सिद्धांत दोनों को परख तो लीजिए। सिर्फ इसीलिए भी कि एक आदमी भगवा कपड़ा पहनता है आपको सीएम की कुर्सी पर पसंद नहीं, क्योंकि आपके कथित सेक्युलर सिद्धांतों में ऐसा लिखा ही नहीं गया। लेकिन देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद शेरवानी पहनते थे, दाढ़ी रखते थे और टोपी भी पहनते थे। वो आपको पसंद होंगे। वैसे वे मुझे भी पसंद है, क्योंकि वे काबिल और अपनी जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ करने वाले नेता थे। योगी आदित्यनाथ को जब आप उसी नजर से देखेंगे तो मेरी बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 आ जाता है, GSDP में नंबर 2 आ जाता है। ऐसी 40 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, चाहे वो टॉयलेट बनाने की हो, चाहे वो घर बनाने की हो, चाहे PM किसान की हो, या जो नरेंद्र मोदी की अलग अलग स्कीम हो। आप पत्रकार हैं, आप सबने देखा होगा इस समय उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करना कितना सुगम हो गया है। इतने एक्सप्रेसवे बन गए हैं, नेशनल हाईवे का एक जाल बन गया है, एयरपोर्ट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पहले मात्र उत्तर प्रदेश से 25 फ्लाइट आवागमन करा करती थी, इस समय 75 फ्लाइट आवागमन करा करती है। हम जहां बैठे हैं मेरे घर में, वहां से 40-50 किलोमीटर दूर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश जिन ऊंचाइयों को छू चुका है और छू लेगा अगले 5 साल में, वह अभूतपूर्व है। अपने 5 साल के शासन में योगी आदित्यनाथ ने अपने कद, अहमियत, एतबार और जनाधार को बेइंतहा बढ़ाया है। इसको अब उसी तरह से आगे भी ले जा रहे हैं। योगी को डिकोड करने के सिलसिले में इस बात पर भी गौर करना जरूरी है। बीजेपी का हर मुख्यमंत्री जीत के बाद दिल्ली आता है और पार्टी आला कमान से मिलता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे योगी आए और मिले। ऐसा लगा कि देश का एक कद्दावर नेता दिल्ली आया है और वह शासन के शीर्ष पर बैठे लोगों से शिष्टाचार मुलाकात कर रहा है। हर बार मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। योगी राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, उपराष्ट्रपति से मिले और ऐसी कई और मुलाकातें भी हुई जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन सब से जो मैसेज जा रहा था वह यही कि योगी का वजन बीजेपी संगठन के अंदर और बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले कहीं ज्यादा हो चला है।
यह एक रणनीति है जिस पर उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य का सीएम होने के कारण योगी आसानी से चल पा रहे हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता बढ़ चुकी है, उनकी राजनीतिक क्षमता बढ़ चुकी है, उनकी अपने दल में अपनी भारतीय जनता पार्टी में कपलिंग है, जुड़ाव है, वो बढ़ चुका है। नेताओं से परिचय, अपने एमएलए से परिचय, अपने सांसदों से परिचय, वो बढ़ चुका है। तो वो एक बहुत बदले हुए नेता है, तभी सब इसको यूपी योगी 2.0 की संज्ञा भी दे रहे हैं। महंत योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच 5 साल का फासला है और इन 5 वर्षों में योगी ने शासन को चुस्त, प्रशासन को दुरुस्त और राजनीति को रणनीति से लैस रखने के गुर गजब के सीखे। अब आप शपथ ग्रहण समारोह से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का इकाना स्टेडियम, 45,000 से ज्यादा लोगों का हुजूम, बीजेपी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ के तमाम शीर्ष के नेता, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी कद्दावर नेता, योगी के इस मंच पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हें देखकर कई बार उठकर खड़े हुए। योगी आदित्यनाथ मंच पर घूम घूम कर जिस अंदाज में लोगों से मिल रहे थे और निर्देश दे रहे थे, वो इस बात की गवाही था कि संगठन से सरकार तक योगी की अब तूती बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर आए, पूरा स्टेडियम शोर से भर गया। प्रधानमंत्री की सफलता और उनकी शैली दोनों को योगी ने अपने अंदर आत्मसात करना शुरू कर दिया है। यह शासन और प्रशासन दोनों को चलाने के उनके तौर तरीके से आप समझ सकते हैं। आप एक बात समझिए कि अगर कोई व्यक्ति या नेता एक नीति नियम के तहत लगातार सक्रिय रहता है तो वह समझे या ना समझे, लोग समझते हैं। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की तेवरदार और आर पार वाली राजनीति की। यह दीगर बात है कि उनकी सोच संस्कार में वो नफरती मिजाज नहीं पनप सकता, मगर राजनीति उन्होंने वैसी ही की। इसका फायदा उन्हें तब मिला जब 2017 में यूपी में बीजेपी गठबंधन को 325 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला और मुख्यमंत्री के लिए कई नाम सुर्खियां बटोरने लगे। यह प्रसंग भी योगी को डिकोड करने के लिए जरूरी है। 2017 में योगी आदित्यनाथ सांसद थे, लिहाजा चुनाव में जो प्रचार प्रसार उन्हें करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन जिस रोज नतीजे आने थे उस दिन उनको विदेश दौरे पर जाना था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके पासपोर्ट को यह कहते हुए वापस कर दिया कि चुनाव नतीजे आने हैं, आपका यहां रहना जरूरी है। यह एक संकेत तो था, लेकिन योगी को कहीं से नहीं लग रहा था कि वे रेस में हैं। 3 नाम चर्चा में थे: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश बीजेपी के तब के अध्यक्ष और ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मनोज सिन्हा। राजनाथ सिंह वैसे इस बात से इनकार कर रहे थे कि वे किसी रेस में हैं, लेकिन बाकी दोनों की उम्मीदें आसमान चढ़ी हुई थी। मनोज सिन्हा तो 17 मार्च को दिल्ली से निकलकर बनारस में विश्वनाथ और भैरवनाथ के दर्शन करने लगे। केशव प्रसाद मौर्य के लिए नारे लगने लगे। सारा यूपी डोला था, केशव केशव बोला था, और दिल्ली में बीजेपी आलाकमान सक्रिय हो चला था। योगी आदित्यनाथ को फोन लगाया गया कि आप कहां हैं? जवाब मिलता है कि गोरखपुर में हूं। यानी योगी खुद को रेस में मान ही नहीं रहे थे। चार्टर्ड प्लेन से उनको दिल्ली बुलाया गया और बताया गया कि आपको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनना है, लेकिन यह बात आप किसी से कहेंगे नहीं। 18 मार्च को लखनऊ में लोक भवन में जब विधायकों की बैठक हुई तो दिल्ली से पर्यवेक्षक बनाकर वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव भेजे गए। बीजेपी के तमाम विधायक, संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, और इसी माहौल में योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होती है। सारे लोग चौंक गए। प्लान पहले से रेडी था। दिल्ली से आए नेताओं ने पार्टी के पुराने विधायक सुरेश खन्ना को बुलाकर नाम बता दिया था कि यही हैं जिनको मुख्यमंत्री बनना है, और विधायकों को यह बता दिया गया कि जिस नाम का प्रस्ताव सुरेश खन्ना करेंगे आपको उनका समर्थन करना है। योगी आदित्यनाथ के नाम का सुरेश खन्ना ने जैसे ही प्रस्ताव रखा, कईयों को सांप सूंघ गया। किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। जाहिर है दिल्ली से योगी का नाम 3 लोगों की सहमति से ही तय हुआ होगा: संघ प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसका कारण जानते हैं क्या था? योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता। 2017 के चुनाव के वक्त बीजेपी एजेंसियों के जरिए जैसे चैनल कराते हैं,
वैसे ही वोटर कैडर के बीच में मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वे करवा रही थी और हर सर्वे में एक ही नाम टॉप पर आ रहा था, वह था योगी आदित्यनाथ का। सर्वे में 48% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को अपनी पहली पसंद बताया। केशव मौर्य के साथ 36% लोग खड़े थे, जबकि राजनाथ सिंह को 11 और मनोज सिन्हा को सिर्फ 4% लोग सीएम देखना चाहते थे। यह योगी के हक में लोगों का रुझान ही था कि आलाकमान को उनके लिए फैसला करने में आसानी हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करके लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, अशोक सिंघल जी, महेंद्र वैद्यनाथ, इन सब के साथ काम करके 19 साल की जो उनकी ट्रेनिंग थी, तभी नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने उनको चुना। ऐसे नहीं कि किसी सांसद को लगा अरे ये तो हिंदू हृदय सम्राट है इसलिए चुन लिया। वो एक पार्ट है कि कल्चरली बहुत कनेक्टेड है वो, लेकिन वो उनके पास एक 19 साल का लंबा एक्सपीरियंस था। वो जवान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 26 साल से ही अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तो इस सारे अनुभव के साथ वो जब मुख्यमंत्री काल में पहुंचे, तो मेरे ख्याल से वो जो सफर रहा 5 साल का, उसी ने इतना जबरदस्त मैंडेट दिलवाया है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की 5 साल पुरानी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि उन्होंने गोरखपुर और आसपास के इलाकों में जो राजनीति की, उसने उनकी इमेज को समूचे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के बीच बड़ा और मजबूत बनाया। इसमें गोरखनाथ मंदिर के प्रताप और महात्म का भी बड़ा योगदान रहा। मगर योगी का अपना 365 दिन का अनुशासन और लगन ही था कि उनका ग्राफ बाकियों के मुकाबले काफी आगे और ऊंचा था। अभी गोरखनाथ मंदिर या पीठ का जिक्र हुआ तो इसको भी जरा समझते चलते हैं, क्योंकि इस पीठ की हिंदू जनजागरण और राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। इस मंदिर के महंत बनने के साथ ही योगी देश के चुनिंदा लोगों की जमात में खड़े हो गए थे, खासकर संघ और बीजेपी के नजरिए से। नाथ संप्रदाय में एक संत हुए गुरु गोरखनाथ। उनके समय को लेकर विवाद रहता है, लेकिन माना यह जाता है कि वे 11वीं सदी में रहे होंगे। वे समूचे भारत में यात्रा किया करते थे। गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्र नाथ। उन्होंने ही नाथ परंपरा की शुरुआत की थी। दोनों गुरु शिष्यों ने मिलकर योग स्कूलों की स्थापना की। गोरखनाथ जिस जगह पर तपस्या किया करते थे, उसी जगह पर आज गोरखनाथ मंदिर है और शहर का नाम गोरखपुर भी उनके नाम से ही है। समूचे देश में नाथ संप्रदाय के जो मठ मंदिर हैं, उनकी देखरेख गोरखनाथ मंदिर से ही होती है। इस मंदिर में एक धुनी जलती रहती है जो कभी बुझती नहीं है। कहते हैं गुरु गोरखनाथ ने यही धुनी रमाई थी। शिष्यों ने उसको जिंदा रखा और आज मंदिर के पुजारी लकड़ी और गाय का कंडा डालकर उसे जलाए रखते हैं। इस धुनी की भभूति गोरखनाथ मंदिर का प्रमुख प्रसाद है। अयोध्या का जो आंदोलन था, उसमें गोरखनाथ पीठ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब विवादित ढांचे में रामलला को स्थापित किया गया, और यह काम जिन लोगों ने किया उनमें से एक थे महंत दिग्विजय नाथ, जो योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ के गुरु थे। 22 सितंबर 1989 को अवैधनाथ की अध्यक्षता में दिल्ली में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ था, जिसमें 9 नवंबर 1989 को जन्मभूमि पर शिलान्यास कार्यक्रम घोषित किया गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा का जो फैसला हुआ, उसमें कार सेवा का नेतृत्व करने वालों में महंत अवैधनाथ भी थे। यही वजह है कि योगी का अयोध्या और रामलला से इतना लगाव आपको दिखता है। कारण है उनके वाजिब। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 5 साल में 30 से अधिक बार अयोध्या की यात्रा की, सरयू के घाट पर भव्य दीपावली की शुरुआत की और सरयू किनारे राम की 251 मीटर विशाल प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया। योगी आदित्यनाथ के अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है, उसका कारण वही है, उसी जगह। बस उस तरह से देखने और उसको समझने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति के बनने में शिक्षा, दीक्षा, परिवार, परिवेश, साथी, संगत, संयोग, दुर्योग, घटनाएं, दुर्घटनाएं, सबकी भूमिका होती है। इसलिए उस व्यक्ति के जीवन की इन सारी बातों को जाने बगैर उसके आचार, व्यवहार या विचार पर कुछ भी कहने के अधिकारी आप हो ही नहीं सकते। अगर योगी ने आक्रामक हिंदुत्व को अपनाया तो उसका कारण गोरखपुर में तब की राजनीति और हिंदू समाज में सरकार की उपेक्षा से पैदा हुआ आक्रोश हो सकता है। लेकिन जिस पंथ और मंदिर से वे हैं, वह गंगा जमनी संस्कृति को लेकर चलने वाला पीठ रहा है। अगर वे निर्भय, निर्लिप्त और निर्मोह हैं, तो उसका कारण उनका सन्यास का जीवन है, जो समूचे समाज को समर्पित रहता है।
यदि आज वे दिल्ली के अपने दौरों को बड़ा और वजनी बनाते हैं तो उसका कारण ये है कि अब वे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से अधिक वजनदार हो चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह को अगर विशाल और भव्य बनाया जाता है, जिसे आला कमान और संघ की अनुमति के बिना कर पाना संभव हो ही नहीं सकता, तो इसका सीधा मतलब यह है कि योगी से बीजेपी और संघ दोनों अपने भविष्य को जोड़कर देखने लगे हैं। अपने दूसरे दौर में वे सरकार की लगाम कसकर रखना चाहते हैं और विकास विश्वास के पैमाने पर उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की गांठ बांधे दिख रहे हैं। इसकी वजह यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश की कमान संभालने का मौका अगर आए तो उनका कद इतना बड़ा रहे कि दूर तक कोई भी विकल्प न दिखे न सूझे। आज योगी के तमाम चेहरों को, उनके जिंदगी के तमाम हिस्सों को, घटनाओं को आपके सामने रख करके डिकोड करने की कोशिश इसलिए मैंने की क्योंकि योगी का यूं जो चेहरा है वो स्कैन किए बगैर समझा नहीं जा सकता। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।